वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं क्या तुम जानते हो कविता के बारे में बताऊंगी। इस कविता के जो रचयिता है निर्मला पुतुल जी है। इस कविता की ससंदर्भ व्याख्या, प्रसंग, विशेष उद्देश्य और समीक्षा बताऊंगी। यह पहला पार्ट होगा, पार्ट 1। इसमें आपको पंक्तियों के बारे में बताऊंगी। पंक्तियों का जो है वो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष बताऊंगी पार्ट 1 में। और दूसरा भाग जो आएगा उसमें हम लोग समीक्षा जानेंगे इस कविता के बारे में। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। निर्मला पुतुल समकालीन हिंदी साहित्य की चर्चित आदिवासी कवित्री है, जिसकी रचनाओं में आदिवासी जीवन, प्राकृतिक सांस्कृतिक विस्थापन, सामाजिक असमानता और विशेष रूप से आदिवासी स्त्री के संघर्ष एवं अस्मिता की सशक्त अभिव्यक्ति मिलती है। उनकी कविता क्या तुम जानते हो, उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह नगाड़े की तरह बजते शब्द, जो कि 2005 में संकलित है। यह नगाड़े की तरह बजते शब्द जो संग्रह है वो कब आया था? 2005 में। इस कविता के माध्यम से कवित्री स्त्री को केवल घर, परिवार, प्रेम, देह और घरेलू भूमिकाओं तक ही सीमित करने वाली पुरुषवादी दृष्टि पर प्रश्न उठाती है। उनके अनुसार स्त्री का अपना एक स्वतंत्र मन, इतिहास, सपना, संघर्ष और अस्तित्व है, जिसे समझे बिना उसके बारे में पूर्ण ज्ञान का दावा नहीं किया जा सकता है। कविता में बार बार पूछे गए प्रश्नों के माध्यम से कवित्री पुरुष समाज को यह सोचने के लिए विवश करती है कि क्या उसने कभी स्त्री के मौन, उनके एकांत, उनके भीतर की पीड़ा और उसकी अपनी पहचान को समझने का प्रयास किया है। इस दृष्टि से यह कविता स्त्री को उसकी स्वतंत्र अस्मिता और मनुष्य के रूप में पूर्ण सम्मान देने की सशक्त मांग प्रस्तुत करती है। संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्तियां निर्मला पुतुल की प्रसिद्ध कविता क्या तुम जानते हो, उनकी चर्चित कविता संग्रह नगाड़े की तरह बजते शब्द में शामिल है, जो वर्ष 2005 में प्रकाशित हुई थी। हम पंक्ति को देखेंगे और उन पंक्तियों के बारे में उनका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष को भी जानेंगे। तो चलिए पंक्ति को देखते हैं। पंक्ति है, क्या तुम जानते हो, पुरुष से भिन्न एक स्त्री का एकांत। प्रसंग है, कवित्री पुरुष समाज से प्रश्न करती है कि क्या वह वास्तव में स्त्री के उस अकेलेपन को समझता है जो पुरुष के अकेलेपन से बिल्कुल अलग है। व्याख्या, कवित्री का कहना है कि स्त्री का एकांत केवल अकेले कमरे में रहने या किसी के साथ न होने का नाम नहीं है। वह परिवार, प्रेम, विवाह और सामाजिक संबंधों के बीच रहते हुए भी मानसिक रूप से अकेली हो सकती है। पुरुष और स्त्री की सामाजिक परिस्थितियां अलग है, इसलिए उनके एकांत का स्वरूप भी अलग है। स्त्री के मन में दबे हुए अनुभव, इच्छाएं, संघर्ष और असुरक्षाएं उनके इस एकांत को निर्मित करते हैं। कवित्री पुरुष से पूछती है कि क्या उसने कभी स्त्री के इस गहरे और अनकहे अकेलेपन को समझने का प्रयास किया है। विशेष है, स्त्री के मानसिक और भावनात्मक एकांत को केंद्र में रखा गया है। कविता प्रश्नात्मक शैली में लिखी गई है। स्त्री और पुरुष के अनुभवों के अंतर को रेखांकित किया गया है। स्त्री के आंतरिक दुनिया को समझने की आवश्यकता व्यक्त हुई है। घर, प्रेम और जाति से अलग एक स्त्री को उसकी अपनी जमीन के बारे में बता सकते हो तुम। प्रसंग है, स्त्री की पहचान सामान्यतः घर, परिवार, प्रेम, विवाह और जातिगत सामाजिक पहचान से जोड़ दी जाती है। कवित्री पूछती है कि इन सबसे अलग स्त्री की अपनी स्वतंत्र पहचान और जमीन के बारे में पुरुष क्या बता सकता है। व्याख्या है, यहाँ अपनी जमीन केवल भौतिक भूमिका नहीं है, यह स्त्री के स्वतंत्र अस्तित्व, अधिकार, आत्मसम्मान और अपनी पहचान का प्रतीक है। समाज अक्सर स्त्री की पहचान को किसी पुरुष के संबंध से निर्धारित करता है, किसी की बेटी, पत्नी या माँ के रूप में। कवित्री इस व्यवस्था पर प्रश्न उठाती है। वह पूछती है, क्या पुरुष ने कभी यह समझने की कोशिश की है कि इन संबंधों से परे स्त्री स्वयं कौन है और वह अपने लिए किस प्रकार की दुनिया चाहती है। विशेष है, अपनी जमीन स्त्री की स्वतंत्र पहचान का प्रतीक है। पितृसत्तात्मक पहचान व्यवस्था पर प्रश्न उठाया गया है। स्त्री को केवल रिश्तों के माध्यम से पहचानने की प्रवृत्ति का विरोध है। आत्मनिर्णय जो है और आत्मसम्मान की भावना प्रमुख रूप से है। पंक्ति है, बता सकते हो, सदियों से अपना घर तलाशती एक बेचैन सी स्त्री को उसके घर का पता। प्रसंग है, कवित्री उस स्त्री की स्थिति सामने रखती है जो सदियों से परिवार और समाज में रहते हुए भी अपने वास्तविक घर और स्वतंत्र अस्तित्व की खोज कर रही है। व्याख्या है, घर यहाँ केवल रहने की जगह नहीं है, यह सुरक्षा, सम्मान, स्वतंत्रता, जो अपनापन है और अपनी पहचान का प्रतीक है। स्त्री को सदियों से पिता के घर से पति के घर तक स्थानांतरित किया जाता रहा है, लेकिन उसका अपना घर और अपनी स्वतंत्र पहचान कहाँ है, यह प्रश्न अनुत्तरित रहता है।
कवित्री इसी बेचैनी को सामने लाती है। वह पुरुष से पूछती है क्या वह उस स्त्री को उसके वास्तविक घर का पता बता सकता है जिसे अपने ही जीवन में अपना स्थान खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। विशेष है घर स्त्री की सुरक्षा और स्वतंत्र अस्तित्व का प्रतीक है। सदियों से चली आ रही स्त्री की अस्मिता खोज को व्यक्त किया गया है। स्त्री के जो विस्थापन है और असुरक्षा की भावना उभरती है। प्रश्नात्मक शैली कविता को प्रभावशाली बनाती है। क्या तुम जानते हो अपनी कल्पना में किस तरह एक ही समय में स्वयं को स्थापित और निर्वासित करती है एक स्त्री? प्रसंग है। कवित्री बताती है कि स्त्री अपने सपनों को कल्पनाओं में स्वयं को स्थापित करने की कोशिश करती है, लेकिन सामाजिक बंधन उसी समय उसे स्वयं से और अपने स्थान से निर्वासित भी करती है। व्याख्या है। स्त्री के मन में एक और अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने और अपने सपनों को पूरा करने की इच्छा होती है, वहीं दूसरी ओर परिवार, समाज और परंपराएं उस पर सीमाएं लगाती है। इसलिए वह एक साथ दो विपरीत स्थितियों से गुजरती है और स्वयं को स्थापित करना चाहती है, लेकिन परिस्थितियां उसे उसके अपने व्यक्तित्व से दूर करती रहती है। यह स्त्री के भीतर के गहरे मानसिक द्वंद्व को दर्शाता है। विशेष स्थापित और निर्वासित दो विपरीत मानसिक अवस्थाओं की प्रतीक है। स्त्री की आंतरिक द्वंद्व को व्यक्त किया गया है। सामाजिक बंधन और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के संघर्ष का चित्रण है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कविता अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पंचम है जो पंक्ति वो है, सपनों में भागती एक स्त्री का पीछा करते कभी देखा है तुमने उसे रिश्तों के कुक्षेत्र में अपने आप से लड़ते। प्रसंग है। स्त्री अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहती है, लेकिन रिश्तों की अपेक्षा और सामाजिक जिम्मेदारियां उसे लगातार रोकती है। व्याख्या है। स्त्री के सपने उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व की आकांक्षा है। वह आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन उसके सामने परिवार, विवाह, मातृत्व, सामाजिक मर्यादा और अनेक रिश्तों की जिम्मेदारियां खड़ी हो जाती है। इसलिए उसके रिश्ते ही उसके लिए एक प्रकार का कुरुक्षेत्र बन जाते हैं। इस संघर्ष में उसका सबसे बड़ा संघर्ष दूसरों से अधिक अपने आप से होता है। उसे तय करना पड़ता है कि वह अपनी इच्छाओं को चुनने या दूसरों की अपेक्षाओं को। विशेष है। कुरुक्षेत्र जीवन के संघर्ष का प्रतीक है। स्त्री के सपनों और सामाजिक दायित्वों का संघर्ष सामने आया है। आत्मसंघर्ष की कविता का प्रमुख भाव है। पौराणिक प्रतीक के माध्यम से आधुनिक स्त्री की समस्या व्यक्त हुई है। पंक्ति है। तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन के जो गांठें खोलकर कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का खोलता इतिहास। प्रसंग है। कवित्री पुरुष से पूछती है कि क्या उसने कभी स्त्री के शरीर से आगे बढ़कर उसके मन और उसके भीतर संचित अनुभवों को समझने की कोशिश की है। व्याख्या है। तन का भूगोल स्त्री के शरीर तक सीमित दृष्टि का प्रतीक है। कवित्री चाहती है कि स्त्री को केवल उसके शारीरिक सुंदरता, देह या मौन पहचान से न देखा जाए। उसके मन में अनेक अनुभव, पीड़ाएं, संघर्ष, समृद्धियां और सामाजिक अन्याय की कहानियां छिपी हुई है। खोलता इतिहास उस दबे हुए अनुभवों और पीड़ाओं का प्रतीक है जिन्हें स्त्रियों के ने पीढ़ियों से सहा है। कवित्री पुरुष को उस आंतरिक इतिहास को पढ़ने की चुनौती देती है। विशेष है। तन का भूगोल देह केंद्रित दृष्टि का प्रतीक है। खोलता इतिहास स्त्री के पीड़ादायक अनुभवों का प्रतीक है। स्त्री का वस्तु के रूप में देखना का विरोध किया गया है। स्त्री के मानसिक संसार का समझने पर बल दिया गया है। पंक्ति है। पढ़ा है कभी उसकी चुप्पी की दहलीज पर बैठ शब्दों की प्रतीक्षा में उसके चेहरे को। प्रसंग कवित्री कहती है कि स्त्री कई बार अपनी पीड़ा को शब्दों से व्यक्त करती है। उसके मन और चेहरे के भावों को समझना भी आवश्यक है। व्याख्या है। स्त्री की चुप्पी केवल मौन नहीं है, उसके अनेक भावनाएं, शिकायतें, इच्छाएं और पीड़ाएं छिपी होती है। चुप्पी की दहलीज उस सीमा का प्रतीक है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और भावनाएं चेहरे तथा आंखों में दिखाई देती है। कवित्री पूछती है कि क्या पुरुष ने कभी धैर्यपूर्वक स्त्री के चेहरे को पढ़ने की कोशिश की है जब वह बोलने के लिए शब्द खोज रही होती है। विशेष चुप्पी स्त्री की अनकही पीड़ा और भावनाओं का प्रतीक है। दहलीज मौन और अभिव्यक्ति के बीच की सीमा है। स्त्री के भावों को संवेदनशीलता से समझने का आग्रह है। कविता में सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि दिखाई देती है। उसके अंदर वंश बीज बाटे, क्या तुमने कभी महसूस की है उसकी फैलती जड़ों को अपने भीतर। प्रसंग है। कवित्री पुरुष से पूछती है क्या उसने स्त्री के भीतर पलने वाली सृजनात्मक शक्ति और उसकी भावनात्मक जड़ों को कभी महसूस किया है। व्याख्या। स्त्री केवल परिवार की देखभाल करने वाली व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह जीवन को जन्म देने और पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाली सृजनशील शक्ति भी है। वंश बीज नई पीढ़ी और जीवन सृजन का प्रतीक है। फैलती जड़ें स्त्री के बंधनों, समृद्धियों, मातृत्व और जीवन से उसके गहरे जुड़ाव को दर्शाती है। कवित्री चाहती है कि पुरुष स्त्री की इस आंतरिक शक्ति को समझे।
विशेष है वंश बीज, जीवन, समृद्धि और नई पीढ़ी का प्रतीक है। जड़ें स्त्री के संबंधों और अस्तित्व की गहराई का प्रतीक है। मातृत्व और सृजनात्मक शक्ति का महत्व दिया गया है। स्त्री के भीतर की शक्ति को पहचानने का आग्रह है। क्या तुम जानते हो एक स्त्री के समस्त रिश्ते का व्याकरण बता सकते हो? तुम एक स्त्री को स्त्री दृष्टि से देखते उसके स्त्री तत्व की परिभाषा प्रसंग है। समाज ने स्त्री के लिए अनेक भूमिकाएं और संबंध निर्धारित किए हैं। कवित्री पूछती है कि क्या पुरुष वास्तव में उन सभी संबंधों की जटिलता और स्त्री तत्व के वास्तविक अर्थ को समझता है? व्याख्या है, रिश्ते का व्याकरण एक अत्यंत ही सार्थक रूपक है। जैसे भाषा का व्याकरण शब्दों के संबंध और प्रयोग को निर्धारित करता है, वैसे ही समाज ने स्त्री के विभिन्न संबंधों, माँ, बेटी, बहन, पत्नी आदि के लिए निश्चित भूमिकाएं तय कर रखी है। लेकिन इन भूमिकाओं के पीछे स्त्री की अपनी इच्छाएं और भावनाएं भी है। स्त्री दृष्टि का अर्थ है स्त्री को स्वयं उनके अनुभवों और दृष्टिकोण से देखना, न कि केवल पुरुष की दृष्टि से। कवित्री चाहती है कि स्त्री तत्व की परिभाषा स्त्री के अपने अनुभव से निर्मित हो। विशेष है रिश्ते का व्याकरण सामाजिक संबंधों की निर्धारित संरचना का प्रतीक है। स्त्री दृष्टि स्त्री के अपने अनुभव और दृष्टिकोण का प्रतीक है। स्त्री तत्व की पुरुष निर्धारित परिभाषा का प्रश्न उठाया गया है। स्त्री की स्वतंत्र अस्मिता का समर्थन किया गया है। अगर नहीं तो फिर जानते क्या हो तुम? रसोई और बिस्तर के गणित से पढ़े एक स्त्री के बारे में प्रसंग है। पूरे कविता में स्त्री के मन, सपनों, संघर्ष, इतिहास, संबंधों और अस्मिता से जुड़े प्रश्न उठाने के बाद कवित्री अंत में पुरुष से पूछती है कि यदि वह इन सबको नहीं समझता है तो वास्तव में स्त्री के बारे में जानता ही क्या है? व्याख्या है, रसोई और बिस्तर का गणित स्त्री को केवल घरेलू कामकाज और पुरुष की शारीरिक आवश्यकताओं तक सीमित कर देने वाली दृष्टि का प्रतीक है। कवित्री इन दृष्टि को चुनौती देती है। स्त्री केवल खाना बनाने वाली, घर संभालने वाली या पुरुष की इच्छाओं को पूरा करने वाली देह नहीं है। उसके अपने सपने, विचार, इच्छाएं, इतिहास, संघर्ष, संवेदनाएं और स्वतंत्र व्यक्तित्व है। कविता का अंतिम प्रश्न पुरुष और पूरे पितृसत्तात्मक समाज के सामने एक चुनौती की तरह उपस्थित होती है। यदि स्त्री के इस व्यापक अस्तित्व को नहीं समझा तो स्त्री के बारे में वास्तविक ज्ञान का दावा कैसे किया जा सकता है? विशेष है रसोई और बिस्तर स्त्री को घरेलू और देहगत भूमिकाओं तक ही सीमित करने का प्रतीक है। स्त्री को स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार करने की मांग है। पितृसत्तात्मक मानसिकता पर स्पष्ट और सशक्त प्रहार है। स्त्री की अस्मिता, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान कविता का केंद्रीय आधार है। तो यह थी मित्रों आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि यह वीडियो पसंद आए। इस वीडियो में सिर्फ पंक्तियों का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या को ही बताया गया है। आगे की वीडियो जो पार्ट 2 आएगी उसमें समीक्षा बताई जाएगी। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।